अब है हमारे पास सेक्शन 60। इट इज़ अबाउट रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, रेपुडिएशन कहते हैं कैंसिल करने को। अब इसको ये एग्जांपल समझो कि ए है, वो सेलर है, ठीक है, उसने एग्रीमेंट किया है कि वो बी को 100 बैग्स ऑफ वीट जो है वो सेल करेगा, ठीक है, ऑन द डे 1 जुलाई, ठीक है, ऑन 1 जुलाई। 20 जून को वो क्या करता है कि ए को बताता है कि आई विल नॉट बाय द वीट, कि मैं वीट को नहीं खरीदूंगा, ठीक है। अब जो बी है, उसने क्या किया कर दिया कि ड्यू डेट से पहले ही एक तरह से उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। अब जो ए है उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 1 जुलाई का वेट करे और फिर वो बी को ये कहे कि वो क्या करे कि कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, या तो फिर वो उसे ये कहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे इमीडिएटली और स्यू करेगा उसे डैमेजेस के लिए। तो ये सेक्शन बेसिकली हमें ये बताती है कि अगर सेलर और बायर के दरमियान एग्रीमेंट हुआ होता है, ठीक है, और जो बायर है वो उसे ऑन टाइम पेमेंट नहीं करता और कुछ दिन पहले वो उसे बता देता है ड्यू डेट से पहले कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, सो इन दैट केस जो सेलर होता है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है और डैमेजेस क्लेम करता है। द सेकेंड ऑप्शन इज डैट कि जो सेलर होता है वो क्या करता है, ड्यू डेट का वेट करता है और फिर कोर्ट में जाता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्या करें कि बायर को इन्फोर्स करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है कि एज इट इज़ आपने वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है जो कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 61। सेक्शन 61 ये है कि इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो कि वे ऑफ डैमेजेस, हमेशा याद रखना कि डैमेज और डैमेजेस के दरमियान एक खास डिफरेंस होता है। डैमेज का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना और डैमेजेस का मतलब होता है मनी कंपनसेशन। अब ए जो है वो सेलर है, बी जो है वो बायर है। ए क्या करता है कि गुड्स बी को बेच सेल कर देते हैं फॉर रेस्ट 40,000। अब जो बी है वो क्या करता है, पे करता है 1 मार्च को। बी डजेंट पे ऑन टाइम, लेकिन जो बी है वो टाइम पर पेमेंट नहीं करता। तो जो सेलर है वो बेसिकली क्या करना चाहता है कि इंटरेस्ट को रिकवर करना चाहता है, ठीक है, जो उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आए हैं वो उन्हें रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो कोर्ट है वो इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन कर देती है। अब कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो फॉलो करेगी उस डेट को जिस डेट को उसने पेमेंट करनी थी, या फिर उस डेट से जिस डेट को उसे चीज़ें ऑफर की गई। दूसरा हमारे पास ये होता है कि अगर सपोज करें कि बायर ने क्या किया है कि इंटरेस्ट क्लेम किया है, ठीक है, तो बायर की उस वक्त इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं जिस वक्त चीज़ें उसे डिलीवर नहीं की गई जो कि उस सेलर ने एग्रीमेंट किया था, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट क्लेम करेगा उस डेट को जिस डेट को उसने पेमेंट की थी। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं स्पेशल डैमेजेस, ठीक है। अब स्पेशल डैमेजेस सपोज करें कि जो स्पेशल डैमेजेस ये होती है कि अब सारा थी उसने 100 चेयर्स जो है वो ऑर्डर की, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए। सेलर ने उसे 50 चेयर्स जो है वो लेट डिलीवर की, जिसकी वजह से उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट उसने अर्जेंट उस पर उसने क्या किया कि चेयर जो है वो उधर से मंगवाई हैं, ठीक है। तो जिस वक्त उसने अर्जेंट चेयर्स मंगवाई हैं तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा 5,000 देना पड़ा है, ठीक है। तो जो सारा है वो क्या करेगी कि क्लेम करेगी 5,000 को एज स्पेशल डैमेजेस के तौर पर सारा उन्हें क्लेम करेगी, ठीक है। तो ये सेक्शन बेसिकली हमें ये बताती है कि अगर सेलर और बायर के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था सेक्शन 61, और उन्होंने क्या किया कि पेमेंट कर दी, ठीक है, लेकिन उसने उसे चीज़ें नहीं डिलीवर की, तो फिर जो बायर होता है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है, ठीक है, जो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने फिर उन चीज़ों को स्टोर किया हो या फिर उसने लो प्राइस पे किसी और को सेल कर दिया हो। इसी तरह जो सेलर है, ठीक है, उसने चीज़ें डिलीवर कर दी लेकिन बायर ने पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो जो कोर्ट है वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करती है। अब इसमें डिफरेंस होता है, बायर उस डेट को क्लेम कर सकते हैं जिस डेट को उसने पेमेंट की, और जो सेलर है वो उस डेट को क्लेम कर सकते हैं जिस डेट को उसने उसे चीज़ें ऑफर की थी या फिर ड्यू डेट को, ठीक है। और स्पेशल डैमेजेस जो होते हैं कि हाँ, आप जो होते हैं वो एक्स्ट्रा जो मनी कंपनसेशन है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अब हमारे पास है सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 ये कहती है कि जो ए है वो क्या कौन है, सेलर है, और उसने क्या किया है, फ़ोन सेल किया है सारा को जो कि बायर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। और ये कहते हैं कि फ़ोन उसने जब उसे सेल किया तो फ़ोन की जो क्वालिटी है वो गुड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों फ़ोन की क्वालिटी गुड होनी चाहिए। तो फ़ोन की क्वालिटी इसलिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि जिस वक्त एक सेलर और बायर के दरमियान एग्रीमेंट किया जाता है तो ये इम्प्लाइड राइट एंड ड्यूटीज़ क्रिएट होती हैं कि जिस वक्त आप एक चीज़ किसी दूसरे बंदे को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, बायर को, तो वो एक आप उसे ऐसी चीज़ डिलीवर करें जो अच्छी हो। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि ए एंड बी है, ठीक है, जो ए है वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है ऑनलाइन ऑनलाइन स्टोर से,
और उससे वहाँ पर जो कपड़े हैं वो ऑर्डर करती है, और बेशक उन दोनों के दरमियान ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि वो उसे अच्छी क्वालिटी के कपड़े भेजेगा, ठीक है, जो फटे हुए नहीं होंगे, जिस पर किसी किस्म का कोई स्टेन, कोई दाग नहीं लगा होगा, ठीक है। तो इन दैट केस वो ये कह रहा है कि बेशक अब जो बायर है वो उसे ये नहीं कहता कि मुझे जो कपड़े हैं वो ऐसे देना जिस पर स्टेन ना लगा हो, जो फटे हुए ना हो, ठीक है। लेकिन जिस वक्त वो उस पर उसे डिलीवर हो जाते हैं बायर को, तो उसे ये पता चलता है कि ये इसके ऊपर तो स्टेन लगे हुए हैं, ठीक है। तो सेलर फिर ये नहीं कह सकता कि हमारे दरमियान तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्लॉयड राइट एंड ड्यूटीज़ होती है। जिस वक्त सेलर और बायर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो उसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ देगा। लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं, उनमें से एक एक्सेप्शन ये है कि कोर्स ऑफ डीलिंग, ठीक है। अब सपोज़ करें कि अगर एक आदमी है वो किसी गोदाम वाले से हमेशा पुरानी चीज़ें मंगवाता है, ऐसी चीज़ें मंगवाता है जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो वो हमें कहते हैं कि इम्प्लाइड राइट एंड ड्यूटीज़ होते हैं कि जो भी चीज़ आप मंगवाएं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तो फिर वो वहाँ पर एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोर्स ऑफ डीलिंग की बात करें तो अगर आप डेली बेसिस पर उस बंदे से ऐसी फटी पुरानी हुई चीज़ें जो है वो इस्तेमाल लेते रहे हैं, ठीक है, और मतलब वो आपके दरमियान उसकी पर्सनल डीलिंग है, ठीक है, और ये यूजुअल डीलिंग है और ये फ्रीक्वेंटली ऐसी डीलिंग्स होती रही हैं, ठीक है। तो फिर ये एक्सेप्शन आ जाती है कि उसकी क्वालिटी में। लेकिन अदरवाइज़ अगर ये दो एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है, कि आपके दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, या फिर आप फ्रीक्वेंटली बार बार उससे कोई बुरी क्वालिटी की चीज़ मंगवा रहे हैं और उसे रिसीव कर रहे हैं और उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसकी पेमेंट भी कर रहे हैं, इन दोनों को छोड़कर ये इम्प्लाइड होता है कि जिस वक्त बाहर कोई चीज़ सेलर से मंगवाएगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सेक्शन बेसिकली हमें बताती है कि नॉर्मली जो राइट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिस वक्त सेलर और बायर के दरमियान एग्रीमेंट होता है तो वो वहाँ से प्री डिटरमिन हो जाती हैं, ठीक है। अब ला ये एज्यूम करता है कि उन्हें हम एम्प्लॉयड टर्म्स कहते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड का ये मतलब होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो अंडरस्टूड सी होती हैं, ठीक है। सच रूल्स कैन बी चेंज, लेकिन ये जो रूल है कि इम्प्लाइड राइट एंड ड्यूटीज़ का, वो चेंज हो सकता है इन राइटिंग। क्यों चेंज हो सकता है? अगर हैबिट ऑफ डीलिंग हो, अगर आप हमेशा किसी और तरह की चीज़ मंगवाते रहें, ठीक है, या फिर आपकी फ्रिक्वेंटली कॉमन ट्रेड हो या फिर बिजनेस प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब इम्प्लाइड राइट एंड ड्यूटीज़ से क्या मुराद है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि आप सपोज करें कि जो अहमद है उसने एक बाईसाइकिल ख़रीदा है बिलाल से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कह रहा कि जो साइकिल है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब ये इम्प्लाइड ड्यूटी होती है सेलर की कि वो उसे एक ऐसी बाइक सेल करेगा जो कि फिट होती है नॉर्मल यूज़ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अपने फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकती है, और इसी तरह बायर की जो राइट होता है, ठीक है, टू वर्क प्रॉपरली, कि वो प्रॉपरली वर्क करे एंड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, ठीक है। और जो बायर का ये राइट होता है कि उसे एक ऐसी बाईसाइकिल रिसीव हो जिसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो। अब देखिए ये उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें इम्प्लाइड है, ये चीज़ें अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन दो ऐसी एक्सेप्शंस हैं कि अगर तो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंटली डीलिंग होती रही है आपके दरमियान, या फिर कोई लोकल कस्टम है या फिर ट्रेड है या फिर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर एक्सेप्शंस है। अदरवाइज़ आप जो भी चीज़ मंगवाएंगे वो अच्छी क्वालिटी की ही होनी चाहिए, ठीक है। अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 63, ठीक है। सेक्शन नंबर 63 इज़ अबाउट रीज़नेबल टाइम, ठीक है। रीज़नेबल टाइम ये वो एक फेयर टाइम होता है, ठीक है। इज़ एन अमाउंट ऑफ द टाइम दैट इज़ फेयर एंड प्रॉपर फॉर समथिंग टू बी डन, ठीक है। कि ये वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने अपना टास्क या अपनी जो आपकी ड्यूटी है उसे आपने फुलफ़िल करना होता है, ठीक है। अगर सेलर और बायर के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसे आपने वक्त पर पूरा करना है, ये होता है रीज़नेबल टाइम, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि रीज़नेबल टाइम इज़ नॉट फिक्स, ठीक है। जो रीज़नेबल टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता, और जो रीज़नेबल टाइम होता है वो वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके केस के क्या फैक्ट्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर सपोज करें कि हमारे पास पेरिशेबल या फिर ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स हमारे पास कौन सी गुड्स होती हैं जो मतलब इजीली वक्त के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब देखिए फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम के बाद विद इन 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स वो क्या हो जाती है, पेरिश हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक बंदा है उसने आपसे जो है वो पेरिशेबल गुड्स जो है वो डिमांड की है और आपने वो उसे डिलीवर की करनी है, ठीक है, तो वो आपने विद इन 24 आवर्स आपने डिलीवर करनी है। अब अगर कोई आदमी जो है जो सेलर है
वो फॉर एग्जांपल उसे आफ्टर आफ्टर 2 मंथ्स वो उसे डिलीवर करता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसका तो वो उसके किसी काम के नहीं आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ गुड्स पे, और बाकी जो गुड्स होती हैं वो फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वो वक्त के साथ ख़राब नहीं होता, ठीक है। और ये जो रीज़नेबल टाइम होता है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसी तरह वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि सेलर और बायर के दरमियान क्या डिफरेंस है, जो मोस्ट कॉमन कस्टम है उस पर डिपेंड करता है, या फिर कोई भी स्पेशल स्पेशल कंडीशन जो कि पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज़ करें कि हमारे पास जो फ्रेश मिल्क होता है वो ये कहते हैं कि आपने इन आवर्स आपने उसे डिलीवर करना है, ठीक है, नॉट डेज, ठीक है। जो फ्रेश मिल्क होता है, ठीक है, अगर एक बंदा है उसने किसी सेलर से ये कहा है कि मुझे फ्रेश मिल्क डिलीवर किया जाए, ठीक है, तो ज़ाहिर है जब वो आप कुछ घंटों बाद आप उसे डिलीवर करेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह अगर एक बंदा उसने आपसे फ्लावर्स ऑर्डर ऑर्डर किए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई फूलों का बुक्का है, ठीक है, तो वो आपने क्या करना है कि विदिन 2 डेज़ आपने उसे डिलीवर करना है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएंगे, वो उसके किसी काम के नहीं आएंगे, ठीक है। फर्नीचर को जो है वो आप 1 मंथ के बगैर बाद भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वो डिपेंड करता है कि आप के और उसके दरमियान क्या एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये सेक्शन 63 में ये कहती है कि समथिंग मस्ट हैपन विद इन अ रीजनेबल टाइम। अगर दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है और वो किसी चीज़ से रिलेटेड है तो उस चीज़ को आपने रीजनेबल टाइम के अंदर डिलीवर करना है, ठीक है। उसके साथ वो ये बताया जा रहा है कि जो रीज़नेबल टाइम क्या होता है ये डिपेंड करता है आपके केस के फैक्ट्स पर, आपके केस के इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। एंड इट्स अ कोटेशन दैट डू नॉट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज एंड कीप गोइंग, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपने हमेशा फोकस करना है अपनी प्रोग्रेस पर, टाइम पर नहीं, ठीक है। एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, मतलब इसका ये है कि आपने हमेशा अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना है, ठीक है। आपने हमेशा कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, और आपने टाइम पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। सैम लेविंसन का ये कोट है, ठीक है। एंड इट इज़ जस्ट फॉर मोटिवेशन।